स्वागत है आपका इस खास पेशकश बाजार के दिग्गज में, जिसमें हम बजट और मार्केट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता किस तरह की दिखेगा। बजट एक बेहतरीन बजट कहा जा रहा है मार्केट में, क्योंकि संतुलित बजट था और जो बजट की मैथ्स है, यानी जिसमें फिस्कल नंबर, टोटल बजट साइज, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, ये सारे कुछ बड़े प्रैक्टिकल से लग रहे हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं कि एक संतुलित बजट है। बावजूद इसके कि चुनावी साल है, एक स्टेबिलिटी का यहाँ पे दिया गया है और जो सरकार को आगे एक्सपेंशन करना है, जो खर्चे करने हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की, रादर 33% की उसमें ग्रोथ भी रखी गई है। बाजार इसको किस तरह से लेगा, ग्लोबल पिक्चर किस तरह से बन रही है, क्योंकि यूएस में फेड रेट्स घट गए हैं, मतलब कम बढ़े हैं, 50 की उम्मीद की जगह 4.5% बढ़े हैं, तो उसका क्या असर होगा दुनिया भर के बाज़ारों में, इन सब को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है नीलकंठ मिश्रा जी, जो क्रेडिट स्विस के इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट हैं। नीलकंठ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो बजट पेश किया गया है, बहुत सारी लोगों के मन में आशंकाएं, डर थी कि ये चुनावी साल है तो पता नहीं किस तरह का बजट होगा, लेकिन देख के बड़ा संतुलित सा बजट लग रहा है। आपको कैसा लगा सर ये बजट? आपने जो पहले कहा वो बहुत ही सही था कि सरकार स्टेबिलिटी पे फोकस कर रही है। हमें याद रखना चाहिए कि अभी ग्लोबल फाइनेंशियल और मैक्रो एनवायरनमेंट काफी टर्बुलेंट है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, यानी कि जितने डॉलर्स हमें चाहिए तेल आयात करने के लिए, या सोना आयात करने के लिए, या मोबाइल फोन्स आयात करने के लिए, उन सब का के लिए जो डॉलर्स चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे। तो ऐसे में अगर थोड़ी भी पॉलिसी मिस्टेक होती है तो उससे इकोनॉमिक टर्बुलेंस काफी बढ़ सकती है। तो सरकार ने स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया है, और काफी क्रेडिबली प्रायोरिटाइज किया है। कहने का मतलब, पहले भी हमने देखा है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट का नंबर नीचे ले जाती है, बट उसके जो अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि 20% से टैक्स बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, तो ये हमें याद रखना होगा कि अभी जो कोविड के कारण हमारा जो फिस्कल स्ट्रेस आया, राइट, जो सरकार का डेट टू GDP रेशियो है केंद्र और राज्य सरकारों का, वो 70-73% से 90% हो गया। वो अभी घट के 83 पे आया है। उसको अगर 70 पे ले जाना है तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ जो है, ये अगले 8-10 साल तक चलना पड़ेगा। तो इसमें कैसे इसको कम करें बिना ग्रोथ को एडवर्सली इम्पैक्ट किए हुए, ये बहुत ही मुश्किल समस्या है। और इसमें सरकार ने काफी अच्छे से इसको अप्रोच किया है। जो उनके पैसे बचे लोअर सब्सिडी के कारण, क्योंकि ग्लोबली फर्टिलाइजर के दाम, खाद के दाम गिर गए हैं, तो उससे सब्सिडी कम होगी, तो वो बचे हुए पैसे उन्होंने सड़कों और रेलवे लाइंस को बनाने में लगाया है। ये काफी अप्रिशिएबल बात है। सर, अगर इसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मान के चले और जैसे हम लोग करेंगे, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कोई एडवेंचर नहीं किया गया, कोई ऐसी स्कीम नहीं रखी गई जो एकदम अफलातूनी लगे और उससे चिंता बढ़े, इसके बावजूद जो इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ का नंबर दिया गया है वो मिड पॉइंट में 6.5% का है, इस साल से कम। तो मुझे ये समझाइए कि ऐसा क्या, इसलिए क्या कि थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके चलिए, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अभी भी ग्लोबल सिनेरियो में जो चेंजेस हैं कमोडिटी प्राइसेस में, वो अभी उतने कंफर्टेबल नहीं आए हैं जिससे कि डर पूरा खत्म हो जाए? क्यों ऐसा उन्होंने किया? तो मेरे हिसाब से ग्रोथ जो कंसेंसस अज्यूम कर रही है, बहुत लोग तो 6 के नीचे आ गए हैं 2024 के लिए, और जो सरकार ने किया है, ये दोनों ही बहुत कंजर्वेटिव है। मेरे हिसाब से ग्रोथ उससे ज्यादा अच्छी आएगी, लेकिन सरकार का कंजर्वेटिव होना बहुत ही अच्छी चीज है। देयर आर इनफ रीजंस व्हाई उनको कंजर्वेटिव होने की जरूरत है। आप याद रखें कि पिछला बजट भी जो था, जो FY23, जो इस फिस्कल ईयर का बजट था, उसमें और जो फाइनली इस साल का फाइनल जो फिस्कल साल है, उसमें काफी बदलाव है। आप देखेंगे कि उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, फूड सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, टैक्स कलेक्शन काफी जोर से अच्छा आया, नॉमिनल GDP ग्रोथ अच्छा आया, तो काफी बदलाव आता है। तो ये जो बजट है, ये इफेक्टिवली एक स्टार्टिंग पॉइंट है।
आप देखें पिछले 3 साल में जब सरकार का बजट बना है और आगे इकोनॉमी का क्या हुआ है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो सरकार का कंज़र्वेटिव होना आई थिंक जायज़ है और अच्छी चीज़ है। क्योंकि ग्लोबली अभी इतनी वॉलेटिलिटी है, अभी लड़ाई जो है वो खत्म हुई नहीं है। अभी जो इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़ोर से बढ़ाए गए हैं, तो सरकार मार्केट सेलिब्रेट कर रही है कि वो पेस ऑफ इंक्रीज़ स्लो हो गया कि 50 पहले 75 फिर 50 फिर 25, लेकिन रेट्स तो अभी भी हाई हैं और उसका असर अभी आप देखेंगे जो अब आएगा कि रियल एस्टेट मार्केट स्लो होंगे, लोगों का रिस्क एपेटाइट कम होगा। ग्लोबल वेल्थ टू जीडीपी पिछले 10 साल में 3.7 टू 4.9 हो गया है। तो जब ये ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना एडवर्स इफेक्ट होगा तो इंडिया भी उससे बच नहीं सकता। तो इसलिए ये इस बजट को मैं मोर एज अ साइन ऑफ इंटेंट देखता हूँ और मुझे लगता है कि सरकार का कंजर्वेटिव होना अच्छा है, क्योंकि फिर बफर रहता है कि मुझे मेरे हिसाब से 7% ग्रोथ आ सकती है, मेरे हिसाब से नॉमिनल जीडीपी 12% हो सकती है, ग्रोथ 12% हो सकती है, सरकार ने 10.5 लिया है। तो अच्छी चीज़ है, राइट? कि अगर कुछ और खराब हो गया जो मैं भी नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ, फिर भी सरकार के टारगेट्स मीट हो जाएंगे। सर, एक कमोडिटी पे एक मेरा सवाल आपसे और है। चाइना पूरा ओपन अप हो रहा है और बहुत तरीके से आप देखें तो कुछ कमोडिटीज़ ने, जैसे कॉपर में बहुत हाई प्राइसेस चले गए हैं। अगर एग्री में जाए तो शुगर प्राइसेस लंदन मार्केट में $21 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और नॉन फेरस में फिर से एक बार तेज़ी है। तो ये डर है, एक्चुअली ये रियल डर है, या हम ये इसको ऐसे देखें कि कोविड के समय जो गए थे वहाँ से तो लगभग 30-40% करेक्शन के बाद अब ये स्टेबल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक और दूसरा, जो फेड का रिएक्शन है बड़ा स्विफ्ट है, वो एकदम से उन्होंने 25 कर दिया, बावजूद इसके कि वो अभी भी मान रहे हैं कि चूंकि जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रही है, अभी केवल गुड्स की इन्फ्लेशन कम हुई है। तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा है और वो कंसर्न बना हुआ है कमोडिटी का। तो ये अब तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये तो पहला, चाइना के रीओपनिंग का पिछले 15 साल में 2009 के बाद से 2008 के बाद से जब भी ग्लोबल इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी में वीकनेस आई है, तो मार्केट्स को आदत पड़ गई है, इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी को आदत पड़ गई है कि चाइना आके, चीन आके जोर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। मुझे लगता है कि ये अजम्पशन इस बार प्ले आउट नहीं होगा, और क्योंकि वहाँ रियल एस्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एटलीस्ट उसमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मेटल्स में काफ़ी तेज़ी आई है, इसमें मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट स्टील में तो पक्का ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। कॉपर में सप्लाई इश्यूज आए हैं, राइट? जैसे कुछ कुछ लैटिन अमेरिका में सरकार मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, उससे थोड़ा अनरेस्ट आया है, उससे सप्लाईज पे असर पड़ा है। एल्यूमिनियम, वो तो इफेक्टिवली एनर्जी का प्रॉक्सी है, तो जब कोल के दाम गिरने शुरू होंगे तो एल्यूमिनियम के दाम भी, तो वो थोड़े साइकिल्स अलग है नॉन फेरस के। बट मेरे हिसाब से फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव चीन का मेटल्स का डिमांड तो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। चीन का डिमांड कहाँ इंप्रूव होगा, वो है कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वहां पे भी जैसे हमने अपने यहाँ देखा था, जो बहुत ही दुखद समय था हमारे लिए, जब सेकेंड वेव में काफी इकोनॉमी बंद हुई, लोग काफी डिस्ट्रेस में थे, तो कंजम्पशन गिर जाती है। वो चीन में भी हुआ है पिछले 3-6 महीने में। तो जब लोग वापस आएंगे, तो इस बार अभी छुट्टियां मना रहे थे पिछले हफ्ते, अब वो खर्च करना शुरू करेंगे, तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड की वो कपड़े हुए, मोबाइल फोन हुए, जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सब पे काफी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वो ट्रैवल टूरिज्म में काफी ग्रोथ करेंगे, तो उसका आई थिंक ग्लोबली उसको डिमांड को सपोर्ट करेगा। बट उसका बहुत नेगेटिव असर तेल का दाम अगर छोड़ दें तो भारत पे नहीं पड़ना चाहिए। जो यूएस के फेड रेट्स का है, देखिए आप ये समझें कि जो उनका डॉट प्लॉट है, जो आपको पता होगा कि जो हर मीटिंग के बाद जो फेड के जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट का प्रोजेक्शन देते हैं, वो डॉट प्लॉट तो चेंज नहीं हुआ। तो जो ये तो उनका जो इवेंचुअल हाईएस्ट रेट है वो अभी भी 5 के ऊपर है। तो अभी 4.5 टू 4.75 है, और एनीवे एक्सपेक्टेड था कि वो जो पीक ही करेगा वो 5 पे करेगा, राइट? 5 या 5.25 पे करेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब हमें ये देखना है कि ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, और अभी ईसीबी
और बैंक ऑफ जापान दोनों को मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि टाइटन करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रेड वेटेड डॉलर है DXY वो काफी कम हो गया है, क्योंकि अभी यूरो और येन में रेट्स अभी भी बढ़ने बाकी है। तो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी एलिवेटेड रहेगा और उसका इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा ये अभी लोगों को पता नहीं है। मेरे हिसाब से वो जो उसका जो नेगेटिव असर पड़ेगा वो अभी मार्केट्स में प्राइस्ड इन नहीं है। सर एक कोई क्वेश्चन और बजट पे आपसे लेते हैं। अब चूंकि बहुत लोगों ने कहा कि या कह भी रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को पुश देना चाहिए सरकार को, और रूरल में या छोटे शहरों में तो दिक्कत थी ही। हम लोग देख रहे हैं जो कंज्यूमर फोकस कंपनीज हैं उनकी सेल्स ग्रोथ पे ये साफ दिख रहा है कि इम्पैक्ट है, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है। बहुत सारी जो एकदम अभी बिस्किट की कंपनीज आई हैं उनकी सेल्स ग्रोथ देखिए 1% तक रह गई हैं। तो जो पहले था कि बड़े शहरों में ठीक ठाक है, गाँव में ठीक है, अब क्या वहाँ पे भी डेंट आ रहा है क्या? देखिए इसमें मैं आपको 2-2.5 साल पहले के हालात दिखाता हूँ। पहले तो क्या होता है कि आपने हाई इनकम कंज्यूमर से सबको घर में बंद कर दिया। अब आप गुड्स डिमांड थोड़ा बहुत सस्टेन करती है, सर्विसेज डिमांड स्लो हो जाता है। तो आप ये देखें कि जो हाई इनकम कंज्यूमर्स हैं, टॉप क्वार्टाइल के जो हैं, उनका काफी खर्चा सर्विसेज में होता है, जहां वो दूसरे लोगों का समय लेना चाहते हैं। वो लो इनकम लोग हाई इनकम लोगों का समय केवल मेडिकल प्रोफेशन में या लीगल प्रोफेशन, लॉ, हेल्थ के लिए लेते हैं, बट बाकी तो ज्यादातर ट्रैवल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स, कोचिंग, पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल हेल्प, तो ये सब तो जब आप लॉकडाउन करते हैं तो ये आप समझ लें पानी की तरह पैसा जो है वहां से यहाँ बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ सेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं, यहाँ पे डिस्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही आपने इकोनॉमी खोली, आप वो पैसा जो है वो मूव करना शुरू होता है, क्योंकि वो खर्च करना शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले थर्ड क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में होटल के दाम भाग गए, रेस्टोरेंट्स में काफी गहमागहमी थी, ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, पोल्यूशन फिर से बढ़ गया है। तो ये अब वो फ्लो चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो स्टेपल्स कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स उतने खराब नहीं है। इनफैक्ट बहुत बोल रही है कि रूरल रिवाइवल, लो इनकम कंजम्पशन रिवाइवल, और मेरे हिसाब से ये सही है। जो अपर इनकम का कंजम्पशन था, तो जब आपने इकोनॉमी खोली तो 2 साल से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, 2 साल से 1.5 साल से लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे थे अच्छे कपड़े, तो उन्होंने जबरदस्त खरीदने शुरू किए। अब उस लेवल पे आप फिर से हाई ग्रोथ लगा देंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। तो हम लोग तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे अंडरवेट रहे हैं, क्योंकि वो एक अभी एक ट्रेंड लाइन माने, और क्या हुआ कि वो कोविड के बीच में नीचे गया, फिर भाग के ऊपर गया, अब वापस यहाँ आ रहा है। लेकिन आप ईयर एंड ईयर देखेंगे तो लगेगा कि बड़ी कमजोरी हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या जो है वो 6-8 महीने से ज्यादा की है, फिर वो बेस करेक्ट हो जाएगा, फिर वो ग्रोथ आने लगेगी। आई थिंक लो इनकम में जॉब्स रिवाइवल जो है वो काफी एनकरेजिंग है, और वो लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत। और बजट इसको एड्रेस भी कर रहा है, क्योंकि सरकार लगातार जो खर्च कर रही है अपनी तरफ से, उससे जॉब क्रिएशन होगा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती, और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमारा राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमारा राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमारा राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक, अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी
अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड कराता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत नीलकंठ सर, ये जो इंडियन मार्केट है ये बहुत रेजिलिएंट रहा है पिछले, अभी भी है। दुनिया के कंपैरिजन में हम उतने नहीं गिरे जितना सब जगह करेक्शन हुआ। क्या आपको अभी भी अपना बाजार महंगा लगता है, सस्ता लगता है, या फेयर वैल्यूएशन पे है? देखिए, मैं बाजार को 3 भागों में बांटता हूँ। एक है ये बाजार के लेवल, एक है कि 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स क्या है, कि मतलब एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या है, और ग्लोबल प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल क्या है, और इंडिया का पीई प्रीमियम क्या है। राइट, जैसे आप मार्केट का लेवल आपको डिसाइड करना है तो आप प्राइस टू अर्निंग्स इनटू ईपीएस करेंगे। मैं पीई को 2 भाग में बांट रहा हूँ, एक ग्लोबल पीई और एक इंडिया का पीई प्रीमियम। तो अर्निंग्स पे मुझे लगता है मतलब अगर हम 12 महीने बाद देखें, जनवरी फरवरी में है, अगले साल फरवरी देखें, तो मेरे ख्याल से 10-12% की ग्रोथ आ सकती है, तो वो सपोर्टिव है मार्केट के लिए। बट जो इंडिया का पी प्रीमियम है वो इतना ऊंचा हो गया था, वो ग्लोबल पीई के कंपैरिजन में 50% तक पहुंच गया था, जबकि उसका रेंज पहले -5 से 30% तक होता था। तो अभी क्योंकि चीन की मार्केट में अच्छा उछाल आया है, ग्लोबल मार्केट्स काफी रिबाउंड कर चुके हैं, तो और हमारी मार्केट रेंज बाउंड है, तो वो प्रीमियम काफी जोर से गिर रहा है, बट अभी भी एलिवेटेड है। तो मुझे लगता है कि उस पर बेट करना कि वो और एक्सपैंड करेगा, वो गलत होगा। ग्लोबल पी भी, अगर इंटरेस्ट रेट्स पूरे साल एलिवेटेड रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, तो अगर आपको डॉलर बॉन्ड्स अच्छे क्वालिटी के 5-7-8% यील्ड पे मिलने लगे और मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो फिर इक्विटीज का अट्रैक्शन तो उतना होता नहीं है। इंडिया का इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल थियरी कहती है कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, कितना ज्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिस्की हैं, तो वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम इंडिया में नेगेटिव है। यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, सरकारी बॉन्ड्स हैं, वो इक्विटी से भी सस्ते हो गए। तो ऑब्वियसली अगर ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट है, तो लोग पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स में डालेंगे और डाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इक्विटीज में पी मल्टीपल की प्रॉब्लम है, थोड़ा और टाइम करेक्शन होगा, अर्निंग्स ग्रोथ चलती रहेगी। अगर यही 17-18 हजार के लेवल पे निफ्टी रहा 1 साल और, मतलब इस साल के अंत तक, तो फिर मल्टीपल्स वो 16-16.5 तक आ जाएंगे। उसके बाद जो ये 2.5 साल 2.25 साल का जो टाइम करेक्शन है वो खत्म होगा, उसके बाद फिर मार्केट अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली रिटर्न देगा। तो यानी प्राइस के बजाय टाइम करेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत डोमेस्टिक फ्लोज रेजिलियंस है तो बना हुआ है, इसलिए टाइम करेक्शन एक चाहिए जिससे कि वो इक्वलाइज हो सके 15-16 के मल्टीपल पर, तब फिर वहाँ से नई ग्रोथ होगी। तो नीलकंठ सर, फिर इस माहौल में अभी भी लोग पिक एंड चूज कर रहे होंगे, कहीं कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे होंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट, इसको भी अगर उसमें शामिल कर ले, तो आप लोग कहाँ देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में खासतौर पर अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ बनती दिख रही हैं? हमारे हिसाब से मार्केट के अंदर फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो काफी अभी भी हमें सस्ते लगते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ पे ज्यादा भरोसा है हमें कि उसमें डाउनग्रेड्स का रिस्क कम है। हमारे हिसाब से सीमेंट कंपनीज में अभी भी हमें लगता है डिमांड, क्योंकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो रहा है,
केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट कर रही हैं, तो काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगे और काफ़ी सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। हम थोड़े एनबीएफसीज पे भी पॉजिटिव हैं, हम स्टेपल्स पे पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर वो सेक्टर महंगा है, लेकिन क्योंकि अगर लो इनकम जॉब्स वापस आनी शुरू होती हैं तो उससे पॉजिटिव सरप्राइज आती है और उससे स्टॉक सेक्टर जो है अच्छा कर सकते हैं। हम अंडरवेट हैं इंडियन आईटी पे, हम अंडरवेट हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे, क्योंकि हमें लगता है कि जो ग्लोबल ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स है, इससे भारत के मैन्युफैक्चरर्स पे भी असर पड़ेगा कि उनके कैपिटल गुड्स की और केपेक्स इंटेंसिटी की वो आगे कितना अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल इतनी ओवर सप्लाई है तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। तो इसलिए इन सेक्टर्स पे हम अंडरवेट हैं, मेटल्स पे हम अंडरवेट हैं और हम ओवरवेट हैं फाइनेंशियल्स पे, स्टेपल्स पे, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन। आईटी पे आप सर अंडरवेट हैं, और अब तो यूएस वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि रेट की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, तो ग्रोथ स्टॉक में फिर से रौनक लौट। ये आजकल सर बड़े छोटे छोटे साइकिल हो गए तेजी मंदी वाले ना, अब बातें कटकी शुरू हो गई हैं। मतलब अभी फेड की बैठक से पहले ही ये चर्चा होने लगी थी कि अब तो हो सकता है मई के पास से वो कटौती शुरू करें, टेपरिंग शुरू कर दें। तो ये साइकिल बड़े छोटे छोटे हो गए, समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या आईटी अब भी अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू यूएस? देखिए, मार्केट आपका पहला ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इकोनॉमी उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। जैसे आपने रेट बढ़ा दिए, उसका असर आने में 6 से 9 महीने, 12 महीने, कम से कम 18 महीने भी लगते, तो उसका असर तो भी दिखा नहीं है। बट मार्केट में क्या है, किसी ने एक्सेल शीट में नंबर बदल दिया, उन्होंने कहा कि अरे भाई देखो अभी ये साल के अंत तक ये रेट काटना शुरू करेंगे, तो अभी से खरीद के बैठ जाते। बट आप यहाँ हैं, आपको यहाँ पहुंचना है, बीच में जो वैली है, जो ग्रोथ डाउनग्रेड की वैली है, उससे कौन बच के बाहर निकलेगा आपको पता तो है। तो इसलिए मार्केट्स थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, इकोनॉमी का ये अपनी ट्रेजेक्टरी होती है, तो मेरे हिसाब से ये हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। सॉरी, मैं इसी कारण आपका जो सवाल था वो मैं भूल गया कि आईटी, क्या इंडियन आईटी अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा? अच्छा, ये जो एक्सेल सर, ये लोग मार्केट इज अ फन है ना, एक्सेल पे नंबर डाला और मतलब जितनी देर में इकोनॉमी में रिएक्शन होगा उतनी देर में 2-3 बार ऊपर नीचे कर देते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो इसका ये हमें ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो होता है ना वो ट्रिगर हैप्पी कि बस अब हो गया जी, अब खरीद लो, बट ऐसे होता नहीं। और जो 10-20 साल के लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का जो के कारण जो डेट्रिटस जो 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 कचरा जमा हुआ है इकोनॉमीज में ग्लोबली, वो अगर सस्टेन्ड हाई इंटरेस्ट रेट के कारण क्लियर होना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से काफी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इंडियन आईटी में हमें डर इस बात का है कि सेक्टर अभी भी अपने प्रायर ट्रेंड से थोड़ा महंगा लगता है। मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स कट्स हैं, उनकी जो सेल्स ग्रोथ लोगों ने एज्यूम की हुई है कि वो 7-8 नहीं तो 5% तो हो ही जाएगा। हम भी इच्छा करते हैं कि वो अच्छा ही हो, बट पॉइंट इज अगर ग्लोबली और पर्टिकुलरली यूएस में टेक इंडस्ट्री में इतने कट्स आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि लोग जिन्होंने सोचा था कि 1-2 साल पहले की दुनिया पूरी बदल जाएगी, कोविड के कारण सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सब लोग ऐप्स पे परचेज करेंगे, वो ई कॉमर्स का शेयर वापस यूएस का वो प्री कोविड के नीचे आ गया, मतलब प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है। तो द पेस एट विच टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होना था, शायद ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई है, बहुत सारी टेक कंपनीज ने 2.5 गुना 3 गुना हायरिंग कर ली थी। तो इससे क्या होता है कि फिर और जो जैसे आज एक कंपनी का कोई बड़ा क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया, उस तरह के रिस्क अभी आने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक जब ये कुछ कंपनीज फुल ईयर का जो टारगेट देती हैं, उसके पहले उनको इस साल का जो आईटी बजट है उनके क्लाइंट्स का वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक तो कम से कम जब वो आके कन्फेशंस चालू होंगे कि हाँ लगता है कि आईटी बजट्स में काफी कट्स हो रहे हैं, और तो वो अनसर्टेनिटी है। दूसरा ये कि अगर उनके क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं तो वो कंपनीज पे फिर एक क्लाउड मतलब एक खतरा मंडराने लगेगा, और मार्केट्स ये सब पसंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कुछ समय और है। ये बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे बैलेंस शीट्स हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट्स हैं,
वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वेल गवर्न कंपनीज, बट मुझे लगता है इनको खरीदने के पहले थोड़ा और समय लगेगा। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए समय को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और बिल्कुल जैसे आपने सही कहा, फेरी टेल टाइप की थी, मतलब एक समय ऐसा लोगों को लगता था कि अब वर्क फ्रॉम होम ही न्यू नॉर्मल होगा, और आज की तारीख में कोई घर में काम करवाना नहीं चाहता, सबको ऑफिस बुलाओ वापस करो। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और वैसे ही थॉट प्रोसेस बदलते हैं। और आपने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया, मैं यूज़ करूँगा, ट्रिगर हैप्पी लोग। ट्रिगर आया नहीं कि खुश, मूड बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन हकीकत नहीं बदलती, मौसम बदलता है सिर्फ। नीलकंठ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी तरीके से दर्शकों को बजट और मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।